वेलकम टू शिव शक्ति इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास इंग्लिश फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन। दिस चैप्टर इज रिटन बाय अल्फोंस डोडट who was born in 1840 and was died in 1897, जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों है, इससे रिलेटेड थोड़ी सी हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये जो चैप्टर है ये उस स्टोरी से लिया गया है जब पर्सिया और फ्रांस के बीच में वॉर चल रहा था। और होता क्या है कि पर्सिया जो है इस वॉर को जीत जाता है और फ्रांस कंट्री के 2 डिस्ट्रिक्ट जिनके नेम थे एल्सेस एंड लोरेन, दोनों डिस्ट्रिक्ट को पर्सिया जीत लेता है। और वहाँ पर एक ऑर्डर आता है कि आज के बाद इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम जो है द लास्ट लेसन दिया गया है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन। अब अगर हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ फ्रेंच, जो कि एक स्टूडेंट है और पूरी स्टोरी का जो नरेटर है वो भी फ्रेंच ही है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन रहता जब भी बच्चे इस चैप्टर से रिलेटेड आंसर्स देते हैं क्वेश्चंस के। फ्रेंच, फ्रांस और फ्रेंच, यानी फ्रेंच जो है लैंग्वेज है FRENCH। अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो वहाँ पर हम स्पेलिंग लिखेंगे फ्रेंच। और जो फ्रेंच है वो एक स्टूडेंट है जो पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा है। और फ्रांस जो है कंट्री है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको 3 जो वर्ड्स हैं क्लियर हो गए होंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर है वो है एम हैमल। एम हैमल कौन है? एम हैमल, एम हैमल जो है टीचर हैं जो फ्रेंच के स्कूल में लास्ट लेसन दे रहे हैं। किससे रिलेटेड? फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पूरी स्टोरी है वो फ्रेंच के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ोगे, यानी कि आई जो है वो कौन है? फ्रेंच है। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. फ्रेंच कहता है I started for school very late that morning. उस मॉर्निंग मैंने स्कूल के लिए लेट शुरू किया and was in great dread of scolding. Dread means डरना, of scolding means डांट। और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था डांट का, स्पेशली बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। पार्टिसिपल्स जो होता है किसी भी लैंग्वेज में एक ग्रामर का टॉपिक होता है, जैसे इंग्लिश में भी अगर आपने देखा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होती है। और यहाँ पे एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच कहता है कि उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। यानी फ्रेंच को पास्ट पार्टिसिपल्स का जो चैप्टर दिया था, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल्स का, एम हैमल ने, वो उनका एक वर्ड भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे ऑफ आउट ऑफ डोर्स। अब फ्रेंच कहता है कि एक क्षण के लिए, मोमेंट मीन्स एक क्षण, एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं आउट ऑफ डोर्स का मतलब घर से बाहर, घर से दूर भाग जाऊं और अपना पूरा दिन जो है बाहर व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म, जो दिन था बड़ा ही वार्म, गर्म था क्योंकि सन निकला हुआ था अच्छी तरह से, ब्राइट था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, और जो बर्ड्स थे वो चर्पिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे फॉरेस्ट के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल होता भाई जहाँ पर पेड़ों को काटा जाता है बड़े बड़े लोग्स में, बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों में, तो वहाँ पर ओपन फील्ड, खुले खेतों में सामील के पीछे द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो जो थे अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और फ्रेंच कहता है कि ये सारी चीज़ें जो थी वो ज़्यादा टेम्पटिंग थी, टेम्पटिंग मीन्स होता है अट्रैक्ट कर रही थी उसको, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी कि पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा मुझे ये सारी चीज़ें जो थी वो अट्रैक्ट कर रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। अब फ्रेंच ने यहाँ बड़ी पावरफुल बात कही है, लेकिन वो कहता है कि मेरे अंदर ताकत थी, रेजिस्ट का मतलब रोकना, अपने आप को रोकना उन चीज़ों से। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए निकल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब फ्रेंच कहता है कि जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा था, टाउन हॉल मतलब उनके
टाउन का एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी लोग पब्लिक प्लेस जो होता है वहाँ पर सभी लोग जो इकट्ठा होते थे। देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और टाउन हॉल पर एक बुलेटिन बोर्ड था जिस पे सारी न्यूज़ आती थी। एक बहुत बड़ी क्राउड वहाँ पर खड़ी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। अब फ्रेंच बताता है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबर थी वो वहीं से आती थी। क्यों आती थी पिछले 2 सालों का मतलब? क्योंकि उस टाइम फ्रांस और पर्सिया का जो था युद्ध चल रहा था। तो जितनी भी युद्ध से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी, यहाँ पर उसने बैड न्यूज़ ही बोला है, तो वो सारी वहीं से आती थी। द लोस्ट बैटल, कैसी कैसी न्यूज़ थी? जैसे कि बैटल्स को लोस्ट यानी युद्ध को हार जाना। द ड्राफ्ट, वहाँ से रिलेटेड कोई पूरी जो सूचनाएं होती थी। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश होते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। अब फ्रेंच कहता है मैंने खुद ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। यानी कि जब वो बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजर रहा था, टाउन हॉल के पास से, तो उसने वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन वो रुका नहीं। मन ही मन उसने सारी बातें सोच ली, वट कैन बी द मैटर नाउ। और अब उसने सोचा कि आज क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से इतनी सारी भीड़ यहाँ पर खड़ी है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। और फ्रेंच कहता है कि मैं फिर इतनी तेजी से चला जितना मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ लोहार वेक्टर कहता है कि वहाँ पर मेरे टाउन का जो ब्लैक स्मिथ वेक्टर जिसका नाम था वो खड़ा था। हु वॉज देयर, वो वहाँ था। विद इज अप्रेंटिस, अपने सहयोगी के साथ। अप्रेंटिस मीन्स उसके असिस्टेंट। रीडिंग द बुलेटिन, और वो दोनों भी वहाँ पर उस बुलेटिन को पढ़ रहे थे। बुलेटिन मीन्स समाचार को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे आवाज़ लगाई। किसने? ब्लैक स्मिथ वेक्टर ने। डोंट गो सो फास्ट बब, बब मीन्स बॉय। बॉय इतनी तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। यानी कि तुम्हारे पास इनफ टाइम है स्कूल जाने के लिए। यूजुअली प्राय व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बस्टर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली में सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, जैसे कि बेंचेज को रखने की, हटाने की या उठाने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है इकट्ठे मिलकर बोलना। यानी कि लेसन्स को जो है इकट्ठे जब रिपीट किया जाता था स्टूडेंट्स के द्वारा, वेरी लाउड, बड़ी तेजी आवाज़ में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कहता था इतनी आवाज़ होती थी कि हम अपने कानों के ऊपर हाथ रखना पड़ता था उसको अच्छी तरह से सुनने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और कहता है कि टीचर्स के द्वारा रूलर, जो वो स्टिक जो यूज करते थे टीचर, उसको बार बार टेबल के ऊपर रैप किया जाता था, मारा जाता था, उसकी भी आवाज़ आती थी। बट नाउ, लेकिन वो कहता कि अब इट वॉज ऑल सो स्टिल, यानी कि सब कुछ इतना चुपचाप था। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। और कहता है कि हैड काउंटेड का मतलब मैंने सोच लिया था। ऑन द कॉमेशन, कॉमेशन का मतलब अपने अंदर ही सारा अंदाज़ा लगाता। टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क पर चला जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए, यानी कि मुझे कोई देख नहीं पाएगा और मैं अपने बेंच पर चला जाऊंगा। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरी थिंग आई सा हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन फ्रेंच कहता है कि उस दिन हर चीज़ इतनी शांत थी जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। संडे मॉर्निंग को छुट्टी होती है स्कूल की, तो वहाँ पर बिल्कुल शांति होती है। तो कहता है कि आज भी स्कूल में बिल्कुल शांति थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, और फ्रेंच कहता है कि मैंने खिड़की से अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल जो टीचर थे वो वॉकिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन का मतलब इधर उधर क्लासरूम में घूम रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उसने अपने भयानक लोहे की रूलर को अपनी आर्म के नीचे रखा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, अब मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने ही अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। और अब कहता है फ्रेंच कि आप समझ सकते हो कि मैं कितना ब्लस्ड, लज्जित, शर्मिंदा महसूस कर रहा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन सरप्राइज क्या रहा फ्रेंच के लिए कि कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सा मी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े काइंडली तरीके से मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और फ्रेंड्स कहता है कि मैं कूद कर अपने बेंच पर गया और अपने बेंच पर बैठ गया। नोट टिल देन, कहता है कि तब तक, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, कि मैंने अपने ऊपर
डर पर काबू नहीं किया था। डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन इज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। कहता है कि तभी मैंने देखा कि मेरे टीचर तो सुंदर ग्रीन कोट में आए हुए थे। हिज फ्रील्ड, उनकी फ्रिल्ड की हुई उसने शर्ट पहन रखी थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसपे पूरी पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, कढ़ाई की हुई थी, दैट द नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और फ्रेंच कहता है कि ये जो कपड़े थे वो या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या फिर प्राइज डे डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे। अब फ्रेंच सरप्राइज्ड था कि आज क्या खास बात है। बिसाइड्स द होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। अब फ्रेंच कहता है कि इसके साथ साथ, किसके साथ साथ, कि एम हैमल ने जो था एक कोट पहना हुआ था ग्रीन कलर का, एम्बॉयड कैप पहनी हुई थी, और ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी हुई थी। तो कहता है इसके साथ साथ जो खास बात उसको लगी वो था कि पूरा का पूरा स्कूल जो था वो स्ट्रेंज लग रहा था, और सोलम बड़ा ही सीरियस। सोलम का क्या मतलब होता है, गंभीर। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। अब कहता है कि सबसे सरप्राइजिंग जो मेरे लिए था कि मेरे क्लासरूम में जहाँ पर बच्चे बैठते थे यूजुअली, वहाँ पर क्या था, बैक बेंचेज, पीछे वाली बेंचेज पे जो हमेशा खाली रहते थे, विलेज पीपल, गांव के लोग बैठे हुए थे, क्वाइटली चुपचाप, लाइक अवर सेल्स, हमारी तरह ही। और वो कौन कौन थे, ओल्ड होसर थे, विद हिज 3 कोन्ड हैट, उसने अपना 3 कोने वाला हैट पहन रखा था। द फॉर्मर मेयर, हमारे पुराने मेयर थे कस्बे के। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पुराने जो पूर्व पोस्ट मास्टर थे वो बैठे थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके साथ साथ बहुत सारे दूसरे ग्रामीण भी। एवरीबडी लुक्ड सैड, कहता है कि हर कोई उदास दिख रहा था। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और होसर जो थे वो तो एक पुरानी प्राइमर लेकर आए थे। प्राइमर का मतलब होता है जहाँ से हम लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट सुनते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग की जो बुक होती है। कहते कि होसर तो अपने पास वो प्राइमर लेकर आए थे, थम्ड एट द एजिज, और वो जो था, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। कहता है कि उसने वो हर पेज को जो था किनारों से अपने अंगूठे के साथ पलट रहे थे, जैसे हम बुक्स को पढ़ते हुए पलटते हैं। और उसने उस बुक को अपने घुटनों पर रखा हुआ था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स थे, गूगल से या चश्मों से वो उन पेजेस को देख रही थी। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल। अब फ्रेंच कहता है कि जबकि मैं इन सारी बातों से बड़ा हैरान था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल जो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए। माउंट का मतलब वैसे पर्वत होता है, यहाँ पर माउंटेड का मतलब है ऊंचाई पर बैठना, जाकर उन्होंने उस चेयर के ऊपर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई सेल गेव यू। और बड़ा कहता है कि एम हैमल ने बड़े ही ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है यहाँ पर सीरियस टोन, दुख के साथ, जेंटल, लेकिन दुखी थे, जेंटल टोन के साथ उन्होंने मेरे साथ यूज़ की थी। उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुमको पढ़ाऊँगा। आई सेल गिव द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, कहता है कि बर्लिन से आज ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। और एम हैमल ने सबको बताया कि आज के बाद एल्सेस और लोरन के स्कूल्स में क्या है, जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो न्यू मास्टर है वो कल आता है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और एम हैमल ने फिर उनको बताया कि ये उनका फ्रेंच लैंग्वेज में आखिरी लेसन था। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और एम हैमल ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी बड़े अटेंटिव हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब यहाँ पे फ्रेंच कहता है कि ये शब्द मेरे लिए कैसे बिजली की आवाज़ के समान थे। थंडर क्लैप मीन्स क्या होता है, बिजली, जो बिजली कड़कती है उसकी जो आवाज़ होती है। ओ द रैचिज, अब उसको समझ में आ रहे, रैचिज उन दुष्टों ने, किन्होंने, पर्सिया के लोगों ने। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। और अब फ्रेंच को समझ में आया कि अच्छा, टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे यही न्यूज़ थी, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब फ्रेंच सोचता है कि ये मेरा फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कहता है मैं तो मुश्किल से ही जानता हूँ कि कैसे फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कहता है कि मुझे और ज़्यादा नहीं
समझना सीखना चाहिए था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं वहाँ रुक जाता था। ये भाई उसकी अपनी लैंग्वेज में उसने ऐसा बोला है। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और कहता है कि ओ आज मुझे कितना सॉरी फील हो रहा है कि मैंने अपने लेसन्स को अच्छी तरह से नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कहता है कि इस लेसन सीखने की बजाय मैं क्या करता था, बर्ड्स के एग्स देखने जाता था। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार जो है यहाँ पर ये एक नदी का नाम है जो कहाँ पर थी, ये फ्रांस के अंदर, नॉर्थ ईस्ट फ्रांस और वेस्टर्न जर्मनी में एक रिवर का नेम है सार। कहता है कि मैं सार नदी में स्लाइड करने नहाने जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल अगो। न्यूसेंस का मतलब होता है जिस चीज़ से हमेशा हम बसते रहते हैं, यानी कि वो कहता है कि मेरी जो ये बुक्स थी मुझे हमेशा न्यूसेंस लगती थी, यानी कि मैं इनसे बचना चाहता था। सो हैवी टू कैरी, जिसको ले जाना मेरे लिए काफ़ी भारी होता था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, कहता है कि मेरे इतिहास की, सेंट्स की बुक, वर ओल्ड फ्रेंड्स नो दैट आई कुड नॉट गिव अप। कहता है कि अब मुझे पुराने दोस्त की तरह लग रहे थे जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी। द आइडिया दैट द वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि वो विचार जो मुझे आ रहा था कि मैं उसको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और इस विचार ने मुझे ये भूलने पर मजबूर कर दी, उसके रूलर को भूलने पर मजबूर कर दिया, और इस बात को भी कि वो कितने क्रैंकी थे, कितने हमारे प्रति रूड थे। पुअर मैन, बेचारा आदमी, किसके लिए, फ्रेंच जो है एम हैमल के लिए बोल रहा है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कहता है कि इस लास्ट लेसन के सम्मान में ही इसने ये अपने संडे वाले कपड़े पहने। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ चुका था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि वहाँ पर गांव के जो बूढ़े व्यक्ति थे वो क्यों बैठे थे कमरे के अंदर। इट वॉज बिकॉज ऑफ देवर सॉरी, ये इसलिए था क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे थे, दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल क्यों नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और ये उनका तरीका था हमारे टीचर के 40 ईयर्स की, 40 सालों तक जो उन्होंने सेवा की थी, और शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और उस देश के प्रति वो अपना जो रिस्पेक्ट दिखा रहे थे जो अब उनका नहीं रहा था। तो यहाँ पे फ्रेंच ने को बात समझ में आई कि अब एल्सिस और लोरेन जो है फ्रांस कंट्री का पार्ट ना रहकर पर्सिया का पार्ट बन गया, तो उस बात का उनको सबको बड़ा दुख था। और फ्रेंच को ये भी महसूस हो रहा था कि आज के बाद ना तो वो बुक्स फ्रेंच लैंग्वेज की उसकी दो रहेंगी, और ना ही एम हैमल, जिनसे वो जिन बुक्स से वो हमेशा अवॉइड करता था, उनको भागता था और एम हैमल को क्रैंकी समझता था, आज वो सारी चीज़ें उसको बड़ी प्यारी लग रही थी। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, अब फ्रेंच कहता है कि जब मैं इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम लिया गया। इट वॉज मी माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी पार्टिसिपल्स के बारे में रिसाइट करने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर। अब वो कहता है कि वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट, मैं योग्य नहीं था कुछ भी बोलने के लिए उन पार्टिसिपल्स के बारे में, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, जिनको मैं बड़ा ही ऊंची आवाज़ में क्लियरली और बिना मिस्टेक के बोलना चाहता था। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही वर्ड पर मिक्स हो गया। एंड स्टूड देयर, और खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल था वो धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे अंदर इतना भी डेयरिंग मीन्स साहस नहीं था, करेज नहीं था कि मैं ऊपर की तरफ देख सकूं। आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, आई विल नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, तभी मैंने सुना कि एम हैमल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें स्कोल्ड डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम पहले ही बहुत बैड महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्स बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हर दिन हम अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। आई विल लर्न इट टमारो, कि मैं इसको कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि आज हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद वेल एल्सिस, कहता है ये सारा ट्रबल एल्सिस के साथ भी था। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है कल के ऊपर छोड़ता रहा सीखने के लिए। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन,
अब वो कहता है कि नाउ दोज फेलोज, अब वो लोग, कौन लोग, पर्सिया के लोग, विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उनके पास हक है कहने का, हाउ इज इट, ये कैसे हुआ, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। प्रिटेंड का मतलब होता है भाई दिखावा करना, शो ऑफ करना। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना तो तुम अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट। फिर एम हैमल कहते हैं कि लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, यानी तुम्हारी कंडीशन खराब नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विद, कहता है कि हम सबको ही अपने आप को रिप्रोच करना चाहिए, धिक्कारना चाहिए, डांटना चाहिए। हम सभी इस चीज़ में जो हैं कमज़ोर हैं, सब में ये कमी है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, अब एम हैमल फ्रेंड्स को बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी एंक्सियस नहीं थे, उत्सुक नहीं थे, किस चीज़ के लिए, कि तुम जो है टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने हमेशा प्रेफर किया, तुम्हें प्राथमिकता दी, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, कि तुम फार्म पर जाके काम करो, और एट द मिल्स या मिल पर जाके काम करो, सैज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा और पैसा कमा सको। एंड आई, और फिर वो अपने आप को भी कहता कि मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे अपने आप को भी ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नोट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, मुझे भी तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूर लेसन, तुम्हारे लेसन सीखने की बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, मुझे भी तुम्हें छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इस तरह से एक बात से दूसरी बात एम हैमल जो है वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो बातें करते रहे, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने ये भी कहा कि ये संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, यानी कि ज़्यादा लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें इसको अपने मध्य में, अपने बीच में इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, अब एम हैमल कहते हैं कि क्योंकि जब लोग एनस्लेव्ड, गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट ऑफ देयर लैंग्वेज, जितनी ज़्यादा उनकी पकड़ होती है अपनी लैंग्वेज के ऊपर, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उनके पास तब तक उनकी प्रिजन, अपनी जेल की चाबी होती है। कहने का मतलब है अगर लोगों का अपनी जो मातृभूमि है की लैंग्वेज है, अपनी जो लैंग्वेज होती है, अगर उसके ऊपर कमांड है तो वो कभी भी गुलाम नहीं होंगे। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस फॉर आवर लेसन, और फिर उसने ग्रामर की बुक खोली फ्रेंच लैंग्वेज की, और हमारा जो लेसन था वो पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और वो फ्रेंच कहता है, फ्रेंच ने कहा कि मैं बड़ा ही अमेज्ड था, सरप्राइज था कि मैंने हर बात को कितनी अच्छी तरह से समझा। ऑल ही सैड सिम्ड सो इजी, सो इजी, कहता है कि जो भी बात उसने बोली वो बड़ी आसान थी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ट्रू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मुझे लगा कि मैंने कभी इतनी केयरफुली सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ये भी लगा मुझे कि उसने हर चीज़ को इतने पेशेंस के साथ कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसे लग रहा था कि वो बेचारा आदमी सब कुछ हमें देना चाहता था, जो कुछ वो जानता था जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके से वो सारी बातें ग्रामर की वो हमारे दिमाग में डालना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, अब फ्रेंड्स बताता है कि ग्रामर का लेसन कंप्लीट होने के बाद अब हमारा राइटिंग का लेसन था। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन एम हैमल जो है हम स्टूडेंट्स के लिए न्यू कॉपी लेकर आए थे, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हेड, जिसके ऊपर बड़ी सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो वर्ड जो थे हर जगह ऐसे लग रहे थे छोटे छोटे फ्लैग्स, झंडे जो हैं फ्लोटिंग तैर रहे हैं एवरीवेयर इन द स्कूल रूम में, क्योंकि हर स्टूडेंट की कॉपी के ऊपर वो लिखा हुआ था। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अर डेस्क, जैसे लग रहा था जैसे टंगे हुए रोड के साथ हमारे डेस्क के ऊपर। यू ओट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, तुम्हें देखना चाहिए था
कि कैसे हर कोई अपने काम पर लगा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कैसे चुप्पी थी वहाँ पर। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ एक ही आवाज़ थी, वो थी पेपर के ऊपर पेन चलने की। वन सम बीटल्स फ्लीव अप, एक बार कुछ पतंगे, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते वो वहाँ पर उड़े, बट नो बॉडी पेड एनी टेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन बीटल्स की तरफ जो था ध्यान नहीं दिया। नोट इवन द लिटेस्ट वन, सबसे छोटे बच्चे ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच, वो अपनी छोटी छोटी जो उनकी पेंटिंग थी उनको भी ऐसे बना रहे थे जैसे कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत के ऊपर जो कबूतर थे वो बड़ी आवाज़, लो वॉइस से, कू की आवाज़ में बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अब फ्रेंच कहता है कि मैंने खुद ही सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो पिजन्स को भी बोलना सिखा देंगे जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर बड़ा ही दर्द जो था फ्रेंच के अंदर वो हमारे सामने आ रहा है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. अब फ्रेंड्स हमें बताते हैं कि जब मैंने अपने लिखते लिखते हुए मैंने ऊपर की तरफ देखा तो एम हेमल जो है बड़े ही मोशनलेस, बिना किसी मोमेंट के बैठे हुए थे इन चेयर, अपनी चेयर में। गेजिंग, देख रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज़ के ऊपर फिर दूसरी के ऊपर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हर चीज़ को फिक्स करना चाहते थे जो स्कूल रूम में थी, कि वो कैसी दिख रही थी। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कल्पना करके देखो कि कैसे 40 सालों तक उसने सेम उसी जगह पर काम किया, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर उसका बगीचा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उनका क्लासरूम। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वोन स्मूथ, जैसे कि सारी चीज़ें वैसी की वैसी, सिर्फ डेस्क और बेंचेज जो थे वो थोड़े से पुराने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के वृक्ष थे, इन द गार्डन वर टोलर, गार्डन में बड़े बड़े, एंड द होप विन दैट ही हैड, एंड द होप विन जो वो बेल लगाई हुई थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज, जो खुद एम हैमल ने प्लांट की थी, और वो मुड़ते हुए जो था विंडो से होकर छत पर जा चुकी थी। हाउ आई इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, कैसे ये सारी चीज़ें उसके दिल को तोड़ देंगी जब पुअर मैन को वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, और उनकी सिस्टर जो थी ऊपर कमरे में हिलते हुए सुनाई दे रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो अपने ट्रंक्स को पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उनको कंट्री को छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन हैमल के अंदर क्रेज था कि उन्होंने हर लेसन को आखिर तक सुना। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, फिर हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा, एंड देन द बेबी चांटेड अंडर B A B B बो बू, और फिर सभी छोटे बच्चों ने जो ये लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट थे उनको पढ़ा। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और पीछे बेंचेस पर ओल्ड होसर जो थे उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स को पकड़ा हाथ से, और दोनों हाथों से अपनी जो है बुक्स को, जो प्राइमर थी उसको पकड़ा। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और फिर उसने उसके अंदर जो लेटर लिखे हुए थे उनको पढ़ा। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ जो थी इमोशन के साथ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और फ्रेंड्स कहता है कि सारी उनका जो स्पेलिंग का पढ़ना था वो ऐसा लग रहा था, हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, अरे कैसे ये मुझे लास्ट लेसन हमेशा याद रहेगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अब फ्रेंच कहता है कि उस तभी जो था चर्च क्लॉक जो था उसमें 12 बजे। देन द एंगिलस, फिर एंगिलस पे जो था वहाँ पर भी आवाज़ आई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पट्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो, और तभी उसी क्षण पर जो विजेता थे, जो पर्सियन सोल्जर्स थे, उनकी जीत कर वहाँ पर आए थे, उन्हें ऑफ द पर्सियंस, जो पर्सन सोल्जर्स थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अभ्यास से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडो, तो हमारी
जो विंडो थी उसके नीचे उनकी आवाज़ आई। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल। और एम हैमल जो था बड़े ही कमज़ोर लग रहे थे, खड़े थे इन ए चेयर, अपनी चेयर के पास। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। मैंने कभी भी उनको इतना लंबा नहीं पाया। माई फ्रेंड सैड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम। और एम हैमल ने कहना शुरू किया माई फ्रेंड्स आई, लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को रोक दिया। चोक का मतलब होता है गला रूंध जाना, जैसे जब आदमी रोने को होता है, इमोशन हो जाता है तो आवाज़ निकलती नहीं। ही कुड नॉट गो ऑन। वो अपने आप को जारी नहीं रख पाया। देन ही टर्न टू द बैक ब्लैक बोर्ड। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चौक। उसने एक छोटा सा चौक उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट। और पूरी ताकत लगाते हुए ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। उसने इतने बड़े बड़े अक्षर लिखे जितने वो लिख सकता था। और क्या लिखा, वाइवा वाइव ला फ्रांस। और ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद रहे। देन स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट। फिर उसने रोक दिया और अपने सिर को जो है उसने दीवार के साथ लगा लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द के, ही मेड ए जेस्चर। उसने तब एक इशारा किया टू अस, हम सबको, विद हिज हैंड, अपने हाथ के साथ। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। अब स्कूल डिसमिस हो गया है, यानी आज की क्लास जो दिन वो ख़त्म हुआ और आप सभी जा सकते हैं। इस तरह से ये पूरी स्टोरी थी इस चैप्टर की। और आपने पाया होगा कि इस किस तरह से जो टाइटल है चैप्टर का वो अप्रोप्रिएट है इस चैप्टर के लिए, द लास्ट लेसन। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।